वेलकम बैक टू लिम साइंस क्लास नंबर 273 एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एवोल्यूशन का सेकंड पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देखो जिसमें हमने शुरुआत की थी एवोल्यूशन की। हमने बात की थी कुछ थ्योरीज की, उसके अलावा वी टॉक्ड अबाउट ऑपेरिन एंड हेल्डन हाइपोथेसिस और फिर एस एल मिलर का एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात करेंगे अबाउट सम एविडेंसेस और एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स के बारे में। देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग। एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स का, तो अच्छे से समझिएगा इस चीज को। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की। हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी अबाउट सम डिफरेंट थ्योरीज, अबायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब जैसा अपने को नाम सजेस्ट कर रहा है कि स्पेशल क्रिएशन का मतलब है कि some special force has created us, someone special has created us। तो ये थ्योरी कहती है कि all of us are created by God, भगवान ने हम सबको बनाया है। अब अगर हम लोग थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की बात करें तो ये हमारे जितने भी डिफरेंट रिलीजन्स है, इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इन सब रिलीजियस लिटरेचर्स, इनके जितने भी रिलीजियस लिटरेचर्स हैं उन सबके अकॉर्डिंग ये 3 आइडियाज उन्होंने दिए हैं। सबसे पहला वो ये कह रहे हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पीशीज जितने भी हैं जो हम आज के टाइम पे देख रहे हैं, ये ऐसे ही बनाए गए थे। जैसे मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के हिसाब से कि ह्यूमन बींग्स आज के टाइम पे जैसे हैं वैसे ही इसी फॉर्म में वो ओरिजिनेट हुए थे, उनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है। ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस की बातें हैं। सेकंड वो कह रहे हैं कि जब से क्रिएशन हुआ है तब से डाइवर्सिटी हमेशा यही रही है, सेम रही है और फ्यूचर में भी हमेशा ऐसा ही रहेगा। यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स उस वक्त प्रेजेंट थे वो आज भी मौजूद है और फ्यूचर में भी हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। ये इसका सेकंड आइडिया है। और ये इसका तीसरा आइडिया ये है कि अर्थ इज अराउंड 4000 ईयर्स ओल्ड। अर्थ करीब 4000 साल पुरानी है ना। ये जो तीनों बातें जो है हम लोग इजीली कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर क्रिएटेड एज सच, यानी कि अब देखो हमने अच्छे से पढ़ा है, हमने स्टडी की अबाउट एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में आपने देखा किस तरह से निएंडरथल, क्रो-मैग्नन अलग अलग स्पीशीज थी और ये सभी स्पीशीज धीरे धीरे इवॉल्व होते होते आज होमो सेपियंस तक पहुंची है। यानी ह्यूमन बींग्स और बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं आप आज जिस फॉर्म में देख रहे हो वो उस फॉर्म में पहले नहीं थे, धीरे धीरे एवोल्यूशन होता रहा है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि डाइवर्सिटी हमेशा से सेम रही है जब से क्रिएशन हुआ है, पर ऐसा नहीं है बिकॉज हम जानते हैं कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हुए हैं। स्पेशली हम डायनासोर्स की अगर बात करें तो एक वक्त था जब डायनासोर्स भी इस प्लेनेट पे हुआ करते थे। तो वो डाइवर्सिटी केवल डायनासोर्स नहीं, डायनासोर्स से के जैसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो बाद में धीरे धीरे वक्त के साथ और इवॉल्व हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब से अर्थ बनी है, जब से क्रिएशन हुआ है लाइफ का, तब से लाइफ सेम है। और तीसरा पॉइंट तो बिल्कुल ही ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। तो ऐसा नहीं है, अर्थ केवल 4000 ईयर्स ओल्ड नहीं है, ठीक है। इसके बारे में, यूनिवर्स के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन काफी अच्छा किया था। Now all these ideas were strongly challenged in the 19th century। इन सभी आइडियाज को चैलेंज किया गया और इनमें सबसे पहले नाम आता है चार्ल्स डार्विन का। चार्ल्स डार्विन जो अपना टूर किया था उन्होंने उस शिप, जिस शिप में उनका टूर हुआ था, उस शिप का नाम था HMS बीगल। नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन मल्टीपल एग्जाम्स, तो आपको ये नाम ध्यान रखना है कि चार्ल्स डार्विन ने जिस शिप में ट्रेवल किया था उस शिप का नाम है HMS बीगल। चार्ल्स डार्विन ने अपनी इस कंप्लीट जर्नी में बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की और उन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे चार्ल्स डार्विन ने काफी कुछ कंसेप्ट्स अपने हमें सजेस्ट किए। देखिए सबसे पहली चीज जो चार्ल्स डार्विन ने हमें कंक्लूड करके बताई that existing living forms share many similarities not only among themselves but also with life forms that existed millions of years ago। यानी आज के वक्त में जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है, यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब एक दूसरे के साथ में बहुत सारी सिमिलरिटीज शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ के अलावा वो आज से कई सालों पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके साथ में भी कुछ सिमिलरिटीज शेयर करते हैं। इसका मतलब सिमिलरिटीज और वेरिएशंस जो है
स्पीशीज में चलती आ रही है। जैसे आपने पढ़ा होगा अबाउट एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। अब एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स में अगर हम स्टार्ट करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्पीशीज जिसके बारे में हम जानते हैं और एकदम रिसेंट स्पीशीज जिसके बारे में हम अभी जानते हैं, इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज भी है और बहुत सारी वेरिएशंस भी हैं। दैट मीन्स जो हमने कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर क्रिएटेड एज सच, जो थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कह रही थी, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। आप इस पिक्चर में हॉर्स में जो एवोल्यूशन हुआ उसमें आप डिफरेंसेस देख सकते हो। तो ये जो हॉर्स है ये इसी तरह से नहीं बना था। जब ये इसका ओरिजिन हुआ था तब इसका फॉर्म बिल्कुल ही अलग था। उसके अलावा एक कंक्लूजन ये कहता है कि मैनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, यानी बहुत सी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सी ऐसी लाइफ है जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती। एंड वी ऑल नो द एग्जांपल ऑफ डायनासोर्स। हमको सबको पता है, हमने डायनासोर्स के बहुत सारे फॉसिल्स हमने अब तक डिस्कवर किए हैं, बट लिविंग डायनासोर्स हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिलते आज के टाइम पे। तो इनका एक्सटिंक्शन हुआ है। मैनी ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्टेड एंड विद टाइम मैनी न्यू अरोज, यानी बहुत से ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट भी हुए और टाइम के साथ साथ नए ऑर्गेनिजम्स और ज्यादा जो है अरोज भी हुए हैं। यानी जो सेकंड पॉइंट था स्पेशल क्रिएशन का कि डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज सेम सिंस क्रिएशन, ये पॉइंट भी यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट ये पिक्चर है चार्ल्स डार्विन का। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये या तो इंडिविजुअल की बात हो रही है या फिर पॉपुलेशन की बात हो रही है। यानी जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो कंसेप्ट है ये दोनों पे एग्जिस्ट करता है, इंडिविजुअल पे भी और पॉपुलेशन पे भी। मैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को एक बहुत ही सिंपल टर्म में अगर आपको समझाऊं तो वो समझेगा आप। मैं आप ही लोगों की बात करता हूं। मैं यहाँ पे दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। ये तीनों स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और तीनों पढ़ने में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। अब एकदम से क्या हुआ कि देयर वर लॉकडाउन, जैसा अभी चल रहा है कि कब लॉकडाउन हो गया कंट्री में। अब अचानक से क्या हुआ, हालात बदल गए, कोचिंग्स बंद हो गए, आपका कोचिंग जाना बंद हुआ और आप घरों में लॉक हो गए और आपको ऐसा है कि 3 से 4 महीने बाद आपका नीट का एग्जाम है। बट स्टूडेंट ए इन बदलते हालातों के साथ भी अपने आप को अपनी जो तैयारी है उसको उसने नहीं छोड़ा। यानी उसने स्ट्रगल किया, उसने फाइट किया उन बदलते हुए हालातों के साथ भी। लेकिन स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी ये नहीं कर पाए, तो इन दोनों का तो सिलेक्शन नहीं हो पाया और केवल ए का सिलेक्शन हो गया। यानी जो स्टूडेंट ए है वो उस नीट को क्लियर कर गया। कैसे? क्योंकि उसने जो एनवायरमेंट चेंज हुआ, आई मीन नॉट एनवायरमेंट, उसने जो कंडीशंस चेंज हुई, यहाँ पर लॉकडाउन लग गए, इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए, बच्चे इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहे, तो उनको उन सब से को कोप अप करके वो स्टूडेंट फिर भी उसने बहुत अच्छे से स्टडी की और नीट की तैयारी कर गया। यानी जो सबसे ज्यादा फिट था वो सरवाइव कर गया। अब यहाँ पे देखो, जब ये फ्रेज हम यूज करते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर आप कौन से फिटनेस की बात कर रहे हो, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, या कौन सी फिटनेस की बात हो रही है यहाँ पर? तो वो हम लोग थोड़ी देर में यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। अब मैं इसी चीज को पॉपुलेशन के बेस पे लेता हूं, ठीक है। यहाँ पर 2 पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ए और पॉपुलेशन बी, दोनों इस जगह पर बहुत अच्छे से सरवाइव कर रही है। नाउ आफ्टर अ वाइल इस एरिया में, इस पर्टिकुलर जगह पर एक बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंज आया, बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंज आया। ऐसा समझ लो कि बहुत सीवियर ड्रॉट हो गया, यहाँ पर फेमाइन हो गया, अकाल पड़ गया यहाँ पर, ठीक है। अब हुआ ये कि जो पॉपुलेशन ए है, ये पॉपुलेशन ए इस बदलते हुए कंडीशन के साथ, ये जो ड्रास्टिक चेंज आया, इस चेंज को बहुत इजीली कोप अप कर गया, बहुत इजीली कोप अप कर गया। और जब पॉपुलेशन ए बहुत इजीली इन कंडीशंस को कोप अप कर गई, तो ये इनका जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है, इनकी जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है वो भी यहाँ पर सफर नहीं हुई। और जब रिप्रोडक्टिव एबिलिटी सफर नहीं हुई तो इनकी पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे बढ़ती ही गई। पॉपुलेशन बी की बात करते हैं कि पॉपुलेशन बी इस अचानक से आए बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पाई और इनका जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है, यानी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, वो काफी कम हो गई। अब रिप्रोडक्टिव एबिलिटी काफी कम होने की वजह से नई जनरेशंस आई नहीं
और यही जनरेशन धीरे धीरे और ज्यादा कम होती गई। तो कुछ टाइम बाद में आप पॉपुलेशन बी आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन पॉपुलेशन ए आपको यहाँ पर थ्राइव करती हुई मिली। दिस इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और जिस फिटनेस की आप बात की जाती है हमेशा, वो है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, वो है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। यानी ऐसा कोई भी चेंज एनवायरनमेंट में आया हुआ, ऐसा कोई भी चेंज अगर किसी पॉपुलेशन की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को हैम्पर नहीं करता है, अफेक्ट नहीं करता है, तो वो पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे और बढ़ेगी। एंड दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। नेचर में अल्टीमेटली कौन बचा? नेचर में बच गया केवल ए, नेचर में बी नहीं बचा। बी इसलिए नहीं बचा क्योंकि बी अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाया, उनका नंबर इंक्रीज नहीं हुआ, तो नेचर ने जो है ऑटोमेटिकली ए को सेलेक्ट कर लिया और ए जो है वो सर्वाइव कर गया। दिस इज कॉल्ड एज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एंड आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, फिटेस्ट में जहां फिटनेस की बात की जा रही है वो है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो क्लियर है। इसी चीज को अब हम लोग डार्विन की भाषा में या एनसीईआरटी की लैंग्वेज में पढ़े तो वो देखिए कि चीज इस तरह से है कि एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स। हर पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशंस आते हैं, ठीक है, इनमें वेरिएशंस आएंगे। विद चेंजिंग एनवायरनमेंट, विद चेंजिंग कंडीशंस, इनमें हमेशा वेरिएशंस आएंगे। इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, इन वेरिएशंस की वजह से जो चेंजेस आए, उन चेंजेस की वजह से उनको ये हेल्प मिली कि वो उस बदली हुई नेचुरल कंडीशंस में और इजीली सरवाइव कर पाए। These characteristics help them to survive better in changing natural conditions। जो नेचुरल कंडीशंस जो चेंज हो रही है उसमें वो और अच्छे से सरवाइव कर पा रहे हैं। जैसे समझ लो क्लाइमेट चेंज हुआ हो, फूड में फेमाइन आ गया हो, या बहुत से ऐसे फिजिकल फैक्टर्स जो है जिसकी वजह से कुछ बड़े चेंजेस आए, उन सबको कोप अप करते हुए इनके पास इन्होंने जो वेरिएशंस डेवलप किए, इन वेरिएशंस की वजह से ये बहुत और अच्छी तरीके से सरवाइव कर पा रहे हैं। अब जब वो और अच्छे से सरवाइव कर पा रहे हैं तो वो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी उनकी जो है वो हैम्पर नहीं होती। जब उनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी हैम्पर नहीं होती तो उनकी जो पॉपुलेशन बढ़ेगी अब वो उनसे ज्यादा बढ़ेगी जिनमें वो वेरिएशंस नहीं आए, या फिर जो वो जिनमें वो वेरिएशंस डेवलप नहीं हुए जो उनको और बेहतर तरीके से अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। इसलिए ये जो पॉपुलेशन है जिनके पास में ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, ये आउटब्रीड करेगी दूसरी वाली पॉपुलेशन को, यानी इनका जो पॉपुलेशन है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा। किससे? उनसे जो जिनके पास वो जो वेरिएशंस हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशंस नहीं आए। और इसी को कहा जाता है फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल या फिटनेस ऑफ द पॉपुलेशन। यानी वो पॉपुलेशन फिट थी, सरवाइव कर गई, वो इंडिविजुअल फिट था, सरवाइव कर गया। एंड जो फिटनेस की बात की जाएगी वो हमेशा रिप्रोडक्टिव फिटनेस की ही बात की जाएगी। द फिटनेस रेफर्स एक्सक्लूसिवली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। नाउ जो ज्यादा फिट था उस एनवायरनमेंट में, जिन्होंने वेरिएशंस डेवलप किए बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ में, वो सरवाइव कर गए, वो बेटर फिट कर गए, इसलिए उन्होंने जो है ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनिस डेवलप की, ज्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस की, और नेचर ने उनको सेलेक्ट किया और उनका सर्वाइवल बढ़ा। दीज देयरफॉर विल सर्वाइव मोर एंड हेंस आर सेलेक्टेड बाय नेचर। इसी को आप कहते हो नेचुरल सिलेक्शन। एंड दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। यानी पॉपुलेशन ए और पॉपुलेशन बी एक ड्रास्टिक चेंज आया, ठीक है। पॉपुलेशन ए ने वेरिएशंस डेवलप कर लिए और ये सरवाइव कर गया। पॉपुलेशन बी वेरिएशंस डेवलप नहीं कर पाई और ये खत्म हो गई, तो नेचर इनको सेलेक्ट कर लेता है। नाउ दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ एवोल्यूशन। हमने इस एवोल्यूशन के चैप्टर में जब हम लोग एंड में बात करेंगे अबाउट हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, उसमें हम लोग देखेंगे एवोल्यूशन के डिफरेंट एजेंट्स। तो उनमें एक एजेंट मैं आपको यहीं पे समझा रहा हूं, वो है नेचुरल सिलेक्शन। नाउ फिर कुछ टाइम बाद में जो चार्ल्स डार्विन ने अपने ऑब्जर्वेशंस रखे, उसी से मिलते जुलते ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व किए थे ऑल्फ्रेड वेलेस ने। ऑल्फ्रेड वेलेस जिस तरह से चार्ल्स डार्विन ने एक अच्छा खासा ट्रिप किया था कंप्लीट और अपने ऑब्जर्वेशंस बनाए थे, उसी तरह से ऑल्फ्रेड वेलेस ने भी काम किया था मलय आर्किपेलागो में। अब मलय आर्किपेलागो यहाँ पे नाम आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअल में अपने प्लेनेट पे ये जो कंट्रीज है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इसको मलय आर्किपेलागो कहते हैं। ये अपना इंडिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया है,
तो इन दोनों के बीच में आपने देखा रहेगा बहुत सारे आइलैंड्स प्रेजेंट है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इनको एक साथ में कहा जाता है मलय आर्किपेलागो। तो एल्फ्रेड वेलेस ने इस मलय आर्किपेलागो में बहुत काम किया और कुछ इसी तरह से कंक्लूजन्स उन्होंने निकाले जो चार्ल्स डार्विन ने बताए थे। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपेरेंटली न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर रिकॉग्नाइजेबल, मतलब जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, एवोल्यूशन होता गया, तब हमें नए नए ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले। और जैसा कि हम एवोल्यूशन में हर बार पढ़ते हैं कि एम्फीबियंस आए, फिशेस आए, रेप्टाइल्स आए, बर्ड्स आए, मैमल्स आए, तो सब टाइम के साथ धीरे धीरे नए नए ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले। एंड ऑल एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलरिटीज एंड कॉमन एंसेस्टर्स। जितने भी लाइफ फॉर्म्स आज के टाइम पे प्रेजेंट है उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है और इनके एंसेस्टर्स हमेशा कॉमन रहेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको ये चीजें और भी अच्छे से क्लियर होती रहेगी। और जो सबसे लास्ट पॉइंट दिया था नेचुरल जो स्पेशल क्रिएशन थियरी ने, वो कहती है कि अर्थ इज ओनली 4000 ईयर्स ओल्ड। तो ऐसा नहीं है, अर्थ इज वेरी ओल्ड, केवल 1000 ऑफ ईयर्स नहीं बट बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। अर्थ बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है, केवल कुछ हजारों की संख्या में इसकी एज नहीं है। तो जो 3 पॉइंट्स थे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के, उन तीनों पॉइंट्स को गलत प्रूफ किया गया। नाउ एवोल्यूशन की अब हमने बहुत सारी बात की कि एवोल्यूशन हुआ कैसे हुआ वगैरह सब कुछ, और भी खूब सारा डिस्कशन होगा इस पे। बट हम सबसे पहले बात करते हैं एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के, यानी हमारे पास में इस तरह के कौन से एविडेंसेस मतलब सबूत, हमारे पास ऐसे कौन कौन से सबूत है, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी स्टडीज को सपोर्ट करती है, जो बताती है, जो प्रूव करती है कि हाँ एवोल्यूशन हुआ है। उन सब के बारे में हम स्टडी यहाँ पर करेंगे। तो बेसिकली हम लोग, बिकॉज एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन सीरीज है, तो केवल 4 एविडेंसेस की यहाँ पर बात की जाएगी। सबसे पहले पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, उसके बाद में हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, उसके बाद डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो ये 4 चीजें हम डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे और प्रूव करेंगे कि यस एवोल्यूशन हुआ है। जो हमने सब कुछ बताया देखा, वो धीरे धीरे जब हमें और एविडेंसेस मिलते जा रहे हैं तो हमारी चीजें सही प्रूफ हो रही है। शुरुआत करेंगे हम लोग पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ में। सबसे पहले इस वर्ड पे जाता हूं मैं, पैलियोंटोलॉजी। सी पैलियोंटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ फॉसिल्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट फॉसिल्स, पैलियोंटोलॉजी। नाउ व्हाट आर फॉसिल्स? सबसे पहले सवाल ये आता है कि फॉसिल्स किसे कहते हैं। अब हमें अच्छे से पता है कि हमने बहुत बार आर्टिकल्स में या न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है कि कहीं पे खुदाई हुई और उस खुदाई में हमें फॉसिल्स मिले, यानी किसी एनिमल के हार्ड पार्ट्स मिले, उन्हीं को हम लोग कहते हैं फॉसिल्स। दीज आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स। अब देखो एनसीईआरटी ने डेफिनेशन में लिख दिया है फाउंड इन रॉक्स, तो जरूरी नहीं है कि फॉसिल्स हमेशा अपने को रॉक में ही मिलेंगे, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट एनसीईआरटी का लैंग्वेज है इसलिए मैंने यूज किया है। बट हाँ, ये जो इन्होंने यूज किया वर्ड रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ, तो ये मैं जरूर इस पे कहूंगा कि यस फॉसिल्स में आपको मोस्टली हार्ड पार्ट्स ही मिलेंगे। उसका रीजन है बिकॉज हार्ड पार्ट्स मतलब कि बोन या टीथ, ये जो अपनी बॉडी के हार्ड टिश्यूज है, बोन और टीथ, आपको फॉसिल्स की फॉर्म में मैक्सिमम यही मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि इनका इनऑर्गेनिक कंटेंट अच्छा खासा होता है। अपने को पता है बोन और टीथ में मैक्सिमम इनऑर्गेनिक कंटेंट ही रहता है, तो वो बहुत धीरे धीरे जो है डिकम्पोज होता है। ऑर्गेनिक कंटेंट जो है फटाफट डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे एक एनिमल डेड हुआ, एक प्लांट डेड हुआ, तो बैक्टीरिया और फंगाई जो है उसका पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल धीरे धीरे डिकम्पोज कर देता है। लेकिन इनऑर्गेनिक मटेरियल का जो डिकम्पोजिशन है दैट टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। और प्लस इसके अलावा समझो अगर इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म किसी ऐसे एरिया में चला जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको कि एक ऑर्गेनिज्म है वो साइबेरियन बेल्ट में, यानी जहां पे बर्फ ही बर्फ रहती है, वहां पर वो प्रिजर्व हो गया, मतलब वो है और उसके ऊपर बहुत सारी बर्फ ही बर्फ आ गई काफी सालों तक, तो उस बर्फ में, ठीक है, डिकम्पोजिशन नहीं होता। बैक्टीरिया और फंगाई इतने नहीं होंगे कि इतने कोल्ड टेम्परेचर में कि उसका डिकम्पोजिशन किया जा सके, तो बहुत सालों बाद में भी आपको वो फॉसिल एक बहुत ही प्रिजर्व्ड फॉर्म में देखने को मिलेगा क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन इतना आसानी से नहीं हुआ। ना कुछ कंसेप्ट्स में यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं। देखो रॉक्स का जब रॉक्स जो है वो सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। सेडिमेंट्स का मतलब समझो आप यहाँ पर, देखो यहाँ पर कुछ ऐसा समझ लो आप कि यहाँ पर रॉक्स हैं, रॉक्स धीरे 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 यहाँ पर सेडिमेंट होते गए, यानी कि यहाँ पर डिपॉजिट होते गए। रॉक्स धीरे धीरे यहाँ पर डिपॉजिट होते गए, हम अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं। फिर कुछ टाइम बाद में यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे और धीरे धीरे इनके ऊपर एक और रॉक की सेडिमेंट की लेयर आ गई।
तो जो ऑर्गेनिजम्स थे वो इन रॉक्स के बीच में आपको इनके फॉसिल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर सरफेस हो गया अपना यहाँ पर, फिर यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स थे तो धीरे धीरे यहाँ पे भी रॉक का सेडिमेंटेशन हुआ और यहाँ पे भी चट्टाने बन गई पूरी, और ये ऑर्गेनिजम्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो जब भी एक्सकेवेशन किया जाता है यानी जब खुदाई की जाती है जमीन की, ठीक है, तो हम लोग जैसे जैसे खुदाई करते हैं समझो हमें ऑर्गेनिजम्स मिलते जा रहे हैं। आप कुछ ऐसा समझ लो कि मैंने यहाँ पर एक जगह पे खुदाई चालू की, मुझे इस पॉइंट पे एक फॉसिल मिला, फॉसिल ए, और इस पॉइंट में मिला फॉसिल बी। तो अब ये बहुत ही आसान है समझना और बहुत ही लॉजिकल है कि जो फॉसिल ए है वो ज्यादा नया है एज कंपेयर टू फॉसिल बी, यानी फॉसिल बी ओल्ड होगा और फॉसिल ए न्यू होगा। बिल्कुल लॉजिकल है। कैसे लॉजिकल है कि फॉसिल बी जो है वो इन रॉक्स के बीच में जहां पर प्रेजेंट है वो बहुत पहले सेडिमेंट हुए हैं, ठीक है, उसके बाद दूसरे रॉक्स का सेडिमेंटेशन हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद में कुछ और रॉक्स का सेडिमेंटेशन हुआ है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये सेडिमेंटेशन बढ़ता गया, तो आपको कोई ऑर्गेनिज्म जितना ऊपर मिलेगा वो उतना नया होगा और जितना डेप्थ में मिलेगा वो उतना पुराना होगा। मैं आपको इसको एक बहुत अच्छी पिक्चर के थ्रू आपको इस चीज को, कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखो ये पिक्चर देखो, आप अर्थ के क्रस्ट का जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो कुछ आपको कुछ इस तरह से पिक्चर दिखता है। आप यहाँ पर क्लियरली मेक आउट कर पाओगे कि देखो ये एक लेयर अलग है, लेयर ए बोल देता हूँ इसको, ये लेयर बी बिल्कुल ही अलग है, ये लेयर सी बिल्कुल अलग है, लेयर डी हो गया, ये लेयर ई है। ये क्लियर शो कर रहा है कि दीज आर डिफरेंट रॉक सेडिमेंट्स, ये अलग अलग रॉक सेडिमेंट्स है। और आपको इन रॉक्स में जो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे वो उस एरा के होंगे जिस एरा में ये सेडिमेंटेशन हुआ है, और आप जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाओगे आपको और उतने पुराने फॉसिल्स मिलते जाएंगे। वापस एक छोटा सा लेके एग्जांपल बता देता हूँ। मुझे एक फॉसिल मिला इस रॉक में ए और एक फॉसिल मिला मुझे रॉक बी में, तो ज्यादा नया कौन सा होगा? रॉक बी वाला, क्योंकि वो टॉप वाली लेयर पे हमें मिल रहा है। तो अर्थ का अगर आप क्रॉस सेक्शन देखोगे अर्थ क्रस्ट का, तो आपको सेडिमेंट्स का अरेंजमेंट दिखेगा वन ओवर दी अदर, और यही हमारे अर्थ की लॉन्ग हिस्ट्री को डिपिक्ट करता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे ही सेडिमेंटेशन होता गया। दिस इज कॉल्ड एज जियोलॉजिकल हिस्ट्री, दिस इज कॉल्ड एज जियोलॉजिकल हिस्ट्री। जियोलॉजी इज स्टडी ऑफ रॉक्स, जियोलॉजी इज स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ रॉक्स। तो जैसे जैसे आप इन रॉक्स की हिस्ट्री स्टडी करोगे ये धीरे 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 एक दूसरे के ऊपर सेडिमेंट होते गए। नाउ डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेडिमेंट। यानी कि दो अलग अलग रॉक सेडिमेंट्स है आपके पास में और उन दोनों का एज जो है वो अलग अलग है। मैं इसी पिक्चर में एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं रॉक सेडिमेंट्स। दिस इज, यहाँ एक पीस मैंने यहाँ से निकाला और एक पीस मैंने यहाँ से निकाला। इन जब आप रॉक का एज फाइंड आउट करोगे तो इनका एज काफी डिफरेंट होगा। इनके अंदर जो फॉसिल्स मिलेंगे, इनके अंदर जो फॉसिल्स मिलेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं। जैसे मुझे यहाँ पे फॉसिल मिला फॉसिल 1 और यहाँ पे मिला फॉसिल 2। तो ये जो फॉसिल 2 है ये फॉसिल 2 उन्हीं वक्त के थे, उसी वक्त थे इस प्लेनेट पे जिस वक्त पे ये पर्टिकुलर सेडिमेंट बना, और फॉसिल 1 उस वक्त मौजूद था जिस वक्त ये वाला सेडिमेंट जो है धीरे धीरे डिपॉजिट हुआ है। अब जो आपको फॉसिल्स मिलते हैं दे मे अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स, यानी जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनके जैसे सिमिलर आपको मिलते होंगे। जैसे हमें कई बार ह्यूमन बींग्स के फॉसिल्स मिलते हैं जो पुरानी स्पीशीज थी, क्रो-मैग्नन, निएंडरथल। अब अगर हम सोचें कि सर हमें कैसे पता क्रो-मैग्नन ऐसा दिखता था, निएंडरथल ऐसा दिखता था, तो वो ये अपने जस्ट अजम्पशंस नहीं है, हमें इनके फॉसिल्स मिले और इनके फॉसिल्स के स्टडी के बेस पे हमने इनके कैरेक्टर्स की स्टडी की है। तो आप चाहे क्रो-मैग्नन की बात करो, निएंडरथल की बात करो, इन सबका जो है कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज हैं। या फिर जो आपको फॉसिल मिला हो सकता है ये फॉसिल किसी एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे कि डायनासोर्स। हमें डायनासोर्स के काफी फॉसिल्स मिले हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे अबाउट डिस्कवरी ऑफ डिफरेंट डायनासोर्स फॉसिल्स, तो आप देखो आपको बहुत सारे फॉसिल्स जो है आपको मालूम चलेंगे कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में किस तरह से हमें अलग अलग टाइम पे डायनासोर्स के फॉसिल्स देखने को मिले हैं, और बहुत ही अलग अलग टाइप के डायनासोर्स के। नाउ इट क्लियरली इंडिकेट्स, ये सब कुछ हमें ये बताती है कि लाइफ फॉर्म्स वेरीड ओवर टाइम, यानी वक्त के साथ लाइफ फॉर्म्स बदलते गए, एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पैन। वक्त के साथ एक तो लाइफ स्पेन्स बदलते गए
और हर एक जियोलॉजिकल टाइम स्पेन पे आपको हो सकता है कुछ रेस्ट्रिक्टेड लाइफ फॉर्म्स मिले, यानी कि कुछ ऐसा लाइफ फॉर्म मिले, कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म मिले जो केवल उस वक्त मौजूद था, अब मौजूद नहीं है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है डायनासोर्स। और वापस क्लियर कर रहा हूं कि जैसे जैसे वक्त चलता गया वैसे वैसे नए नए ऑर्गेनिजम्स और डेवलप होते गए। नाउ एनसीईआरटी ने एक सवाल पूछा है कि ये जो हम लोग सब बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो वो ये पूछ रहे हैं कि आप समझो यहाँ से एक रॉक निकालते हो, ये सैंपल मैंने निकाला सैंपल ए इस रॉक का, तो ये पूछ रहा है कि आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे डिटरमाइन करोगे कि इस रॉक की एज क्या है। तो दी टेक्निक इज रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। आपने फिजिक्स में पढ़ा रहेगा अबाउट रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। तो इसी टेक्निक से हम लोग जो है इसका एज कैलकुलेट कर सकते हैं। और आज के टाइम पे तो और भी एडवांस्ड मेथड्स आ चुके हैं, बट हम लोग यहाँ पे ये सब चीजें डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हम लोग केवल एनसीईआरटी रिलेटेड कंसेप्ट से यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है और बहुत ही ज्यादा क्लियर लाइन है कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। यानी अगर आप अपने प्लेनेट का, अर्थ का जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखोगे तो वो आपके प्लेनेट के बायोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ कोरिलेट होता है। और ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। अभी हमने देखा कि डिफरेंट रॉक्स में जो आपको स्पेसिमेन मिलेंगे, जो फॉसिल्स मिलेंगे, ये फॉसिल्स आपके बायोलॉजिकल हिस्ट्री को भी डिफाइन करते हैं। क्लियर है? आप यहाँ पे देख लो ए और बी, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर और यहाँ पर, तो जैसा जियोलॉजिकल हिस्ट्री वैसा बायोलॉजिकल हिस्ट्री यहाँ पर, और यहाँ पे भी जियोलॉजिकल हिस्ट्री और बायोलॉजिकल हिस्ट्री। तो इस तरह से आप चीजों को कोरिलेट कर सकते हो। हाँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक डायग्राम एनसीईआरटी ने बना रखा है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि वो डायग्राम क्या शो करना चाहता है। उन्होंने शो किया है फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर्स एंड देयर लिविंग मॉडर्न डे काउंटरपार्ट ऑर्गेनिजम्स लाइक क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स। देखो डायनासोर्स की अगर आप बेसिकली बात करोगे तो डायनासोर्स को आप प्लेस करते हो रेप्टाइल्स की कैटेगरी में। डायनासोर्स को हम रेप्टाइल्स की कैटेगरी में प्लेस करते हैं। तो डायनासोर्स का फैमिली ट्री क्या रहा होगा, और आज के टाइम पे जो बर्ड्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, वो कैसे उनसे ओरिजिनेट हुए होंगे, इवॉल्व हुए होंगे, उनकी जो है इस पिक्चर में शो कर रखा है इन्होंने। देखो सबसे पहले इन्होंने बात की स्टेगोसोरस, एक डायनासोर स्टेगोसोरस, ठीक है, स्टेगोसोरस, और दूसरा है ब्रैकियोसोरस। स्टेगोसोरस और ब्रैकियोसोरस दो बहुत ही अलग अलग टाइप के डायनासोर्स हैं, और इन दोनों का जो एवोल्यूशन हुआ विद टाइम वो धीरे धीरे दो अलग अलग ब्रांचेस की तरह हुआ, दो अलग अलग ब्रांचेस की तरह हुआ है। जैसे कि ब्रैकियोसोरस धीरे धीरे इवॉल्व हुआ और उनसे इवॉल्व हुए टायरेनोसोरस। तो जैसा ये पिक्चर एक्सप्लेन कर रहा है, ये पिक्चर क्या कह रहा है कि एक कॉमन पॉइंट उन्होंने यहाँ से शुरुआत कर दी, इस कॉमन पॉइंट से, और फिर उन्होंने कहा कि इस कॉमन पॉइंट से एक तो इवॉल्व हुआ ब्रैकियोसोरस और एक इवॉल्व हुआ स्टेगोसोरस, दो अलग अलग डायरेक्शंस में। बाद में ब्रैकियोसोरस से एवोल्यूशन हुआ एक और डायनासोर का जिसका नाम है टायरेनोसोरस, और स्टेगोसोरस से एक और टाइप का डायनासोर जो है इवॉल्व हुआ जिसका नाम रखा गया ट्राइसेराटॉप्स। तो ये इनकी फैमिली हिस्ट्री है, कौन पहले आया और कौन बाद में आया। मीनवाइल स्टेगोसोरस और ब्रैकियोसोरस के बीच में, यानी कि नॉट स्टेगोसोरस तो इवॉल्व होकर ट्राइसेराटॉप हुआ, ब्रैकियोसोरस के एवोल्यूशन से बना टायरेनोसोरस, और धीरे धीरे इन डायनासोर्स से और भी जो है एवोल्यूशन की नई नई ब्रांचेस निकलती गई, और एक आधी ब्रांच से जो है डेवलप हुआ एक आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जैसा हम सब जानते हैं ये फ्लाई कर सकता था, यानी ये डायनासोर्स की कैटेगरी में है बट ये फ्लाई कर सकता था, इसलिए हम इसको कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। वी ऑल नो कि बर्ड्स का जो एवोल्यूशन हुआ है वो रेप्टाइल्स से हुआ है, तो रेप्टाइल्स कुड नॉट फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई। तो आर्कियोप्टेरिक्स को जब हम और अच्छे से स्टडी करेंगे, इसके बहुत से कैरेक्टर्स रेप्टाइल्स से मैच करते हैं, बहुत से कैरेक्टर्स बर्ड्स से मैच करते हैं। तो कुछ इस तरह से डायनासोर्स से ही या रेप्टाइल्स से ही बाद में आर्कियोप्टेरिक्स, और आर्कियोप्टेरिक्स से धीरे धीरे बाद में मॉडर्न बर्ड्स का भी जो है एवोल्यूशन हुआ। मीनवाइल इसी तरह से एक और ब्रांच निकली और उस ब्रांच से डेवलप हुए क्रोकोडाइल्स, इवॉल्व हुए क्रोकोडाइल्स, इसलिए इन्होंने देखो इसको अलग अलग ब्रांचेस में शो कर रखा है, ठीक है। तो इस तरह से एवोल्यूशन चल रहा था इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो एक और डायरेक्शन में क्रोकोडाइल्स डेवलप हुए ना। अगर आपको पता हो तो हम कहते हैं कि रेप्टाइल्स से ही एव्स डेवलप हुए और रेप्टाइल्स से ही मैमल्स डेवलप हुए। आर्कियोप्टेरिक्स जो है कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड
बर्ड्स। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है आर्कियोप्टेरिक्स, यानी रेप्टाइल्स से आर्कियोप्टेरिक्स डेवलप हुए और आर्कियोप्टेरिक्स से मॉडर्न डे बर्ड्स का ओरिजिन हुआ। सिमिलरली क्रोकोडाइल्स डेवलप हुए। क्रोकोडाइल्स के बारे में आपने अगर बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं क्रोकोडाइल्स से कि जो हमारे मैमल्स के साथ मैच करते हैं, जैसे 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, जैसे कि डायफ्राम। ये कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं क्रोकोडाइल्स में जो मैच करते हैं मैमल्स के साथ में। तो आप ये कह सकते हो कि रेप्टाइल्स से डेवलप हुए क्रोकोडाइल्स ध्यान रखना अभी भी रेप्टाइल में ही आएंगे। क्रोकोडाइल्स अभी भी रेप्टाइल्स वाले ग्रुप में ही आते हैं, बट आप ऐसा समझ सकते हो कि धीरे धीरे इनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप हुए जो मैमल्स से मिलते जुलते हैं और धीरे धीरे बाद में क्रोकोडाइल्स से ही आगे चल के मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ है। इसी तरह से इसी ब्रांच में क्रोकोडाइल्स के साथ में आपको बाद में जो है डेवलपमेंट देखने को मिला टेरानोडॉन का। टेरानोडॉन अगेन जैसा आपको क्लियर करता है कि ये फ्लाई कर सकता था, उड़ सकता था, ठीक है। तो ये ऐसा समझ सकते हो कि क्रोकोडाइल्स से एक तरफ से जो है जो ऑर्गेनिजम्स फ्लाई कर सकते हैं, यानी बर्ड लाइक ऑर्गेनिजम्स भी डेवलप हुए और मैमल्स भी यहीं से इवॉल्व धीरे धीरे हुए हैं। तो इनके अंदर जितने भी सिमिलरिटीज, जितने भी वेरिएशंस है, उन सब के बेस पे हम लोग एवोल्यूशन स्टडी करते हैं। तो दिस इज हाउ अ फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर्स लुक लाइक। आई होप कंसेप्ट क्लियर है। आपको नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में आकर आप हमसे अपने डाउट पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस की। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जैसा नाम बता रहा है कि एम्ब्रियो जो होता है, ये एम्ब्रियो बहुत सारे प्रूफ देता है कि एवोल्यूशन किस डायरेक्शन में हुआ है। शुरुआत करते हैं हम अर्नस्ट हैकल के साथ में। अर्नस्ट हैकल ने बहुत अच्छी कोशिश की एक एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस से एवोल्यूशन को प्रूव करने की। उन्होंने कहा था कि कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको हर एक वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोनिक लाइफ में देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, वर्टिब्रेट्स के अंदर पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, ये सभी जो है वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो अर्नस्ट हैकल ने ये बोला कि चाहे पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, इन सब का जब आप एम्ब्रियो की स्टडी करोगे तो इनके एम्ब्रियो में आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो सब वर्टिब्रेट्स में होते हैं, लेकिन ये एडल्ट्स में नहीं है। ये एडल्ट्स में नहीं है। कंफ्यूज्ड लग रही होगी आपको लाइन, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। आपने फिशेस के ऊपर ये इस तरह की स्लिट्स देखी होंगी। दीज आर गिल स्लिट्स, इनको गिल स्लिट्स कहते हैं और ये ओपन होती है गिल्स के अंदर। दीज आर गिल स्लिट्स। अब आपने गिल स्लिट्स जो है फिशेस के अलावा किसी में नहीं देखी होगी। आपको एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स में गिल स्लिट्स देखने को नहीं मिलती। बट अगर आप एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स के एम्ब्रियो को देखो तो उनके एम्ब्रियो में आपको गिल स्लिट्स देखने को मिलेगी। यानी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में जब हम लोग स्टडी किए तब हमें उन एम्ब्रियो के अंदर इस तरह की गिल स्लिट्स देखने को मिली। बट अब ये एम्ब्रियो जब डेवलप होकर ह्यूमन बीइंग बनेगा तब ये गिल स्लिट्स वहां पर प्रेजेंट नहीं होगी। तो जो लाइन लिखी अर्नस्ट हैकल की कि सर्टेन फीचर्स आर सीन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स, ये सब वर्टिब्रेट्स में कॉमन है, बट दे आर एब्सेंट इन एडल्ट्स। जैसे ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग के एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स है, लेकिन एडल्ट ह्यूमन बीइंग में गिल स्लिट्स नहीं प्रेजेंट है। तो दैट्स हाउ दे सेड कि embryos of all vertebrates including humans they manifest a row of vestigial gill slits just behind head के जस्ट पीछे vestigial gill slits देखने को मिलती है। अब इन्होंने क्लियर कर दिया कि वेस्टिजियल है, एम्ब्रियो में जो गिल स्लिट्स दिख रही है ये वेस्टिजियल गिल स्लिट्स है। अब ये वेस्टिजियल गिल स्लिट्स पूरे वर्टिब्रेट्स के अंदर केवल और केवल फंक्शनल ऑर्गन है फिशेस के अंदर, यानी एडल्ट फिश में ही आपको जो फिशेस हैं उन्हीं फिशेस के अंदर आपको एम्ब्रियो में भी और एडल्ट में भी गिल स्लिट्स देखने को मिलेगी। लेकिन बाकी जितने भी वर्टिब्रेट्स है उन एडल्ट वर्टिब्रेट्स में आपको गिल स्लिट्स देखने को नहीं मिलती। लेकिन इस चीज से प्रूव क्या होता है? इस चीज से ये प्रूव होता है कि इन सब के एम्ब्रियो जो है, इन सब के ये जो एम्ब्रियो है ये सब एक कॉमन एंसेस्टर की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि आप एम्फीबियंस ले लो, रेप्टाइल्स ले लो, एव्स ले लो और मैमल्स ले लो, इन सब के एम्ब्रियो में आपको देखने को मिलेंगे गिल स्लिट्स। तो ये एक चीज प्रूव करता है कि हम सबका डेवलपमेंट, हम सबका एवोल्यूशन फिशेस के थ्रू हुआ है, इसलिए हमें एम्ब्रियो में आज भी गिल स्लिट्स देखने को
मिलती है। बट ये जो कंसेप्ट है जो अर्न्स्ट हैकेल ने हमें दिया था, इसको सीधा सीधा डिसअप्रूव कर दिया कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने। कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने अपनी बहुत सारी स्टडीज की और उन्होंने इस प्रपोजल को डिसअप्रूव कर दिया। उन्होंने कहा था कि एम्ब्रियोज विल नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स, यानी दूसरे एनिमल्स के जैसे जो है एडल्ट स्टेजेस के कुछ भी लक्षण एम्ब्रियोज कभी भी शो नहीं करते। तो ये है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस जो हमने यहाँ पर स्टडी किए। डू रिमेंबर द नेम्स ऑफ अर्न्स्ट हैकेल एंड कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर। बस दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड मोस्टली एडेप्टिव रेडिएशंस। डू वॉच इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।